Very good morning to class 10 students. We are reading geography chapter number 1. Yesterday we have started to read about the topic of land resources. Today we are going to page number 6. The land yesterday we have saw that total out of 100% of land area is India 3.28 स्क्वायर किलोमीटर इज यूजेस, जहाँ पर 93% एरिया हमारा यूज़ होता है और बाकी 7% जो कि आसाम और जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सा है पाकिस्तान में पड़ रहा है, जो चीन और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है जो कि हमारे हिस्से में भारत के ज़मीन के हिस्से में काउंट नहीं हो जाता, ऐसे 7% हिस्सा पड़ा है। तो बाकी 93% में ज़मीन के हिस्से में प्लेट्यू है, प्लेन्स एरिया है, माउंटेन है, पास्चर एरिया के लिए काम हो रहा है, ग्रेजिंग फील्ड में कुछ बंजर भूमि बन के पड़ा है, ये हम लोग कल देखें ना। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। वर्तमान दिनों में ज़मीन में चारागाह लगाने का जो प्रथा था वो बहुत कम हो रहा है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट। कैसे हम पास्चर लैंड के लिए जगह छोड़ देना, क्योंकि हमारे भारत में आबादी ज़्यादा है, जनसंख्या को देखते हुए पास्चर लैंड के लिए जगह छोड़ने लायक ही नहीं है। लेकिन पास्चर लैंड अगर नहीं लेंगे, चारागाह नहीं लगाएंगे तो लैंड का डिग्रेडेशन भी होता है। मोस्ट ऑफ द then current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। कुछ ज़मीन का मान बहुत ख़राब है, ज़मीन का क्वालिटी ख़राब है, तो कोई ज़मीन बहुत ही कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा महंगाई देना पड़ा, मतलब उसमें अच्छा से अच्छा HIV सीड देना पड़ेगा, HIV यील्डिंग वैरायटी सीड गुणमान तरीके के बीज दे के उसको उसका उर्वर क्षमता को बढ़ाया जाएगा, तो जिसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए कई कई जगह पे बहुत दिक्कत है। हेंस दिस लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 ईयर्स। इसीलिए वो कल हम जो पढ़ रहे हैं ना, कुछ कुछ ज़मीन ऐसा है जहाँ पे साल में एक बार, 2 बार या फिर 3 साल में एक बार खेतीबाड़ी होता है। इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ NSA इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। 93% में 54% एरिया ऐसा ही है जहाँ पर नेट सोन मेन बोया जाएगा, जहाँ पर हर साल खेतीबाड़ी होगी, हर सीज़न में खेतीबाड़ी होगी। ऐसा ज़मीन 54% और बाकी सभी बोला जाता है प्रतिभूमि या फिर बोल के पड़ा रहता है जहाँ पे 2-3 साल छोड़ के हम कल्टीवेशन कराएंगे। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब ये नेट सोन एरिया हर एक राज्य में अलग अलग है। पश्चिम बंगाल का अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, आसाम का अलग होगा, त्रिपुरा का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। कौन मतलब अब देखा जाएगा यूपी में, अब देखो तुम लोग के भी इधर देखा जाता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही, तुम लोग के इधर धान साल में एक बार होता है, मतलब यहाँ की ज़मीन का वो चीज़ है, वो क्षमता फैसिलिटेशन फर्टिलाइजेशन उस जगह पे जो कि साल में एक बार ही वो पूरा कर पाता है। लेकिन हमारे उधर वही धान का उगाव साल में 3 टाइम होता है, 3 टाइम में डिवीजन करके। तो मतलब कहीं पर हमारे लैंड का और हमारे क्लाइमेट ट्रोपोग्राफी वो हम सुइटेबल ज़्यादा हो रही है धान के लिए, तो वही हमारे उधर गेहूँ के लिए दिक्कत होगा, जो तुम्हारे इधर गेहूँ हो जाता है, पूरी साल भर गेहूँ मिल सकता है मुझे। तो दिस इज़ द मेन रीजन्स ऑफ वेरियस ऑफ स्टेट टू स्टेट, हर एक राज्य में भी अलग। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। देखो हरियाणा में जैसे पंजाब में 80% एरिया अच्छे से कल्टीवेशन होता है, जो सामान होता है पूरा बोया जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 10% जगह में ऐसा फैसिलिटी है। मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब एरिया में भी ऐसा। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर दैन द डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एज इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारे नेचर में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। अब इकोलॉजिकल बैलेंस में हम इंसान की जीने की तरीका, हम मेरा क्लाइमेट बाय नेचर, क्लाइमेट, वेदर, उसके बाद रेनफॉल, विंड, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ मिला के, वाइल्ड लाइफ, सब कुछ मिला के होता है इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रीगेंस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन इट।
हमारे इधर हमारे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो जंगल की तरफ रहता है, जंगली माने फॉरेस्ट की तरफ ज़िंदगी जीते हैं, तो उन लोग का भी कुछ परसेंटेज, उन लोग का प्रोडक्टिविटी, उन लोग का इन्फ्लुएंस भी काम में लगता है। अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चर। कुछ जगह वेस्ट लैंड मतलब खराब ज़मीन बोल के पड़ा हुआ है, वेस्ट लैंड इनक्लूड लॉक। और ऐसा कौन सा जगह होगा? पहाड़ी एरिया, एरिड मतलब सूखा एरिया, डिजर्ट रेगिस्तान का एरिया। लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री एरिया। और भी बहुत सारे हैं जो खराब भूमि बन के पड़ा है, जिसको हम लोग सड़क बना रहे हैं, रेलवे पटरी बना रहे हैं, बिल्डिंग बड़े बड़े बना रहे हैं, तो वो सब जगह हम लोग एक्वायर कर ही नहीं पाएंगे, वो जगह इसी काम में लग जाएगा। तो एट्सेट्रा कंटिन्यूज यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टॉकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज, जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से कंजर्व और नहीं कर पा रहे हैं, हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। यही कारण है समाज में ज़मीन का, वायुमंडल में या फिर नेचुरल रिसोर्स के अंदर लैंड का खराबी होना, डिग्रेडेशन, लैंड की कमी में पड़ रही है। दिस इज द टर्न हैज सीरियस रिपरकशन ऑफ सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। ये समाज और परिवेश के लिए सबसे बड़ा एक हानिकारक कारण बन सकता है। समाज में हो ही तो रहा है, वो कितना ज़मीन ऐसे पड़ा है, कुछ नहीं होता है, देखो खराब होकर पड़ा है, उसमें कोई काम नहीं कर पाएंगे। और कुछ जगह ऐसा है जो हम वहाँ काम में लगा सकते हैं, लेकिन वो सरकारी काम प्रॉपर्टी में चला गया है, मतलब कम्युनिटी वो जो हम लोग पढ़ रहे थे, कम्युनिटी रिसोर्स के तौर पे रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्रीज बन रही है, रेलवे ट्रैक बन रहा है, तो इसके लिए खर्च इंक्लूड होकर पड़ा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। नाउ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये लैंड डिग्रेडेशन को कैसे कमाया जाए और कैसे ज़मीन को सुरक्षित बजाय रखा जाए। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। आज हम लोग अगर लैंड को सही सलामत व्यवहार कराएंगे तो भविष्य में हम हर कोई नेचुरल रिसोर्स को, अगर हम पहले हम रिसोर्स पढ़ाते हुए हम बोले थे कि रिसोर्स वो चीज़ है, अगर वर्तमान में तुम उसको जैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो, भविष्य में वो तुम्हारा उतना ही हित में रिजल्ट देगा। तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, जमीन से मेनली हमारा समाज में जीने के, ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना। तो 95% ज़मीन का यूज़ होता है खाने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर पर्पस में। उसके बाद शेल्टर, रहने के लिए, ज़मीन में घर बनाने के लिए। और उसके बाद क्लॉथिंग आर ऑप्टेन, क्लॉथिंग मतलब फैक्ट्री बन रहा है जहाँ पर कपड़ा बन रहा है, तो ज़मीन के ऊपर ही फैक्ट्री बनेगा, तब फैक्ट्री बनेगा तभी कपड़ा आएगा, तब हम पहनेंगे। सो दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड। ये सारा कारण कम नहीं है लैंड की डिग्रेडेशन के लिए। सिर्फ डिग्रेडेशन लैंड की कमी नहीं होती है, साथों साथ जमीन के मान को भी खराब कर देता है। दिस इज द पेज नंबर 7 एक्चुअली। At present there are about 130 million hectares of degraded land in India. भारत में ऐसे खराब जमीन 130 मिलियन हेक्टर पड़ा है। Approximately 28% of it belongs to the category of forest degraded area. उस 130 मिलियन हेक्टर्स में से 28% जगह जंगल के नाम पे खाली पड़ा है। 56% ऑफ इट वाटर इरोडेड एरिया, जो कि पानी में डूबा होकर पड़ा है, जलाभूमि जिसे बोला जाता है। अल्काइन डिपोजिट रहता है, सलाइन मतलब नमक वाला पानी, अल्काइन वाला पानी में भरा होकर पड़ा है, यूज़ करने लायक नहीं है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद हम इंसान खुद करते हैं, ज़मीन से पेड़ पौधा हटा देते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो गया। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग कर रहे हैं, जो जिसमें एक साल में एक बार करना चाहिए उसमें हम 2 बार 3 बार कर रहे हैं। Quarrying for to have to contributed significantly in land degradation. ये सारा वजह है ज़मीन को खराब करने के लिए, ज़मीन का मान को खराबी करने के लिए। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, having deep scares and traces of overburdening. ये जो चीज़ है माइनिंग करना, एक ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी करना, ये ज़मीन को बहुत ही ज़्यादा ओवरबर्डन दे देता है। तुम कितना तुम सबसे पहले हम आप एक छोटा सा एग्जांपल लो। तुम सोशल आज में तुम्हें अगर 10 पेज इकट्ठे पढ़ा दिया, तुमको समझ में आएगा? नहीं आएगा। आज तुम्हारे दिमाग में एक ही पेज एक पैरा आएगा, तो उतना ही तुम्हारे लिए सूटेबल था। तो तुम्हें 10 पेज दे दिया कि तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा, या तो तुम भूल जाओगे या तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो वही एक ज़मीन में भी वही चीज़ होता है।
मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन। ऐसा ही मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बहुत सारे जमीन है जहाँ पे ओवर माइनिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ये सारी जगह राज्य का जमीन का लैंड डिग्रेडेशन का वजह है ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा खेतीबाड़ी करना। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन, जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था नहीं है तो मतलब मुझे सिंचाई व्यवस्था के लिए दूसरे जगह से तालाब से पानी लेके ज़मीन में पानी देना है, तो पानी भी ज़्यादा इरीगेशन अप्लाई करोगे तो वो भी तो ज़मीन के लिए ख़राब होगा। लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉजिंग, अब जो ज़मीन पे एक बार इरीगेशन करके खेतीबाड़ी करते तो ज़मीन में पानी देना, एक बार दे दिया मेरा ज़मीन ले सकता है उतना इनफ है, और मैं ज़्यादा दूंगी तो पानी ज़्यादा जम जाएगा ज़मीन के ऊपर, तो वाटर लॉजिंग हो जाके वो लैंड की मान को ख़राब कर देता है। लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल, कुछ पानी में नमक ज़्यादा रहता है, आयरन की ज़्यादा होने से ज़मीन खराब हो जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में ज़मीन खराब होने का और एक कारण है धूल, और ये धूल का कारण कहाँ पे आ रहा है? सीमेंट बन रहा है, सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन, चूना पत्थर का व्यवहार, कैल्साइट, सोपस्टोन, ये सब से जो सेरामिक इंडस्ट्री, सीमेंट का इंडस्ट्री बन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा धूल होता है वायुमंडल में, जो कि ज़मीन को ख़राब करने का और एक दूसरा वजह है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल एंड आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। ये वायुमंडल में ये धूली कणा का आविष्कार करके ज़मीन में पानी का कम, माने ज़मीन में पानी कम हो जाता है, धूल जाके ज़्यादा ज़मीन में जम जाता है। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव सम बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद कोई फैक्ट्री के ऊपर, कोई ज़मीन के ऊपर कोई फैक्ट्री है, उसका जो गंदगी, जो मैला, कोई गंदा पानी, गंदा सब सामान, वो भी ज़मीन के ऊपर जम के ज़मीन को मान को ख़राब कर देता है। लैंड डिग्रेडेशन का ये भी एक कारण है। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लेकिन हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधा लगा के, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग उतना करो जितना एक ज़मीन को ज़रूरत है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर ब्लेड्स प्लांट, हर जगह पर पेड़ पौधा लगा के, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करके, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स ऑफ ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, जो कि कांटा वाला पेड़ पौधा है, इसको हटा के चेक द लैंड डिग्रेडेशन, हम लोग ज़मीन का लैंड डिग्रेडेशन को बैलेंस कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो खराब भूमि बन के पड़ा है उसको यूटिलाइज करे, जो उसमें होता है उसी में उसको काम में लगाए, तो उसका लैंड, वो खराब ज़मीन भी काम में आ सकता है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, ज़्यादा करने से पॉपुलेशन को देखते हुए हम कर रहे हैं एक्चुअली, लेकिन हमें नहीं करना है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल, गंदगी ताकि इंडस्ट्रियल एरिया में ना जमे ज़मीन के ऊपर, ये हम लोग को देखना है। वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया। ज़मीन शहर से लेकर गाँव तक हर जगह पे जहाँ पे फैक्ट्री बन रही है, बड़ा इंडस्ट्री बन रहा है, वहाँ की ज़मीन को ताकि गंदगी से दूर रख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको साफ सफाई मेंटेन करके रख सकते हैं, तो हम लैंड डिग्रेडेशन के हाथ से बच सकते हैं। So children, today we have completed land topic. We will come on our next video on tomorrow with soil. तब तक goodbye.